करता हूँ ईवीएम बैन का मुद्दा सबसे पहला होना चाहिए। 19 लाख ईवीएम प्रोडक्शन के बाद से आज तक गायब हैं। उनके ऊपर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है 19 लाख ईवीएम कहाँ है। कर्नाटक में चुनाव हुए 10 मई को, 13 मई को रिजल्ट आ गया था, बीजेपी हार गई। दिल्ली में चुनाव हुए थे, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, बीजेपी हार गई। जहाँ इनको टाइम नहीं मिलता वहाँ ये चुनाव हार जाते हैं। जहाँ इन्हें 15-20 दिन, महीने भर का टाइम मिल जाता है वहीं इनका खेला हो जाता है, वहीं ये लोग जीत जाते हैं। बीजेपी के वोटर को ये नहीं दिखेगा कि मणिपुर में बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। कर्नाटका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरिप्रसाद हैं, पिछले 4 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं। मैं ईवीएम आता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे ईवीएम में हेराफेरी होती है। जो बंदा कहता है कि मैं ईवीएम हैक करके दिखाता हूँ, उसे तो बुलाते नहीं है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सब कुछ है, उनको क्यों नहीं टाइम दे रहा इलेक्शन कमीशन? अगर तुम इतने ही पाक साफ हो, एक बार इस चीज का जवाब दे दो कि 19 लाख ईवीएम है कहाँ। इस युग के महापुरुष मोदी जी हैं। एक युग पुरुष गांधी जी, एक युग पुरुष मोदी जी। अरे कहाँ गांधी जी और कहाँ यार मोदी जी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं लाल किला के पास, जहां से नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी थी कि अगली बार तिरंगा वही फहराएंगे। मतलब कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वही जीतेंगे। लेकिन हम दिल्ली की जनता से जानना चाहते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। क्या अब की बार मोदी ही आएंगे या अब की बार कुछ और होने जा रहा है? सर, क्या कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, अगर ईवीएम रही तो जाहिर सी बात है बीजेपी वापस रिपीट हो जाएगी। अगर ईवीएम बैन हो गई, बैलेट पेपर से चुनाव हो गए, तो बीजेपी बाहर है। बस। कांग्रेस के बड़े नेता कोई भी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि ईवीएम हटा दो, ईवीएम से नुकसान हो रहा है। जो भी छोटे मोटे लोग नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये लोग नहीं कह रहे, खुल के आगे नहीं आ रहे ईवीएम के खिलाफ। देखिए, उनकी पार्टी के अगर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो वो भी तो पार्टी के हैं। खड़गे साहब ने नहीं करा, लेकिन मामला तो गरमाया हुआ है। हर कोई विरोध करने में लगा। कांग्रेस के उदित राज हैं, उन्होंने पूरा मोर्चा खोल रखा है। लगातार इस बारे में काम चल रहा है। और मैं तो अपील करता हूं सबको, सारी विपक्षी पार्टियों को अपील करता हूं, ईवीएम बैन का मुद्दा सबसे पहला होना चाहिए। बाकी कोई मुद्दा आपके काम नहीं आने वाला। ईवीएम बैन कर दोगे, बीजेपी बाहर है। ईवीएम रहेगी तो जितने वो सीना ठोकते हैं कि हमें 300 सीट मिलेंगी, तो वो 300 ले आएंगे। 350 कहेंगे तो 350 ले आएंगे। 200 कहेंगे तो 200 ले आएंगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है। और उसका वो नैरेटिव पहले से पहले तैयार कर देते हैं। अगर वो कहेंगे कि हम 350 सीटें लेके आ रहे हैं, तो उनके जितने भी पालतू चैनल है, जितने भी क्या सारे ही अब तो पालतू चैनल है, कोई भी एक ऐसा रहा नहीं कि जिसे हम कह सकें न्यूट्रल है। उन्होंने सबने यही हवा बनानी है। मोदी जी की गारंटी बढ़ बढ़ के बोल रही है, मोदी जी की गारंटी बढ़ चढ़ के बोल रही है, और वो उसको सही जायज ठहराने के लिए पहले से पहले नैरेटिव तैयार कर देंगे, और उसके बाद वो चीज़ उनकी सही साबित हो जाती है। एबीपी ओपिनियन पोल दिखा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जो है बीजेपी को दे चुका है। वो 75 क्या, वो 80 भी दे देगा जी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अभी से सर्वे दिखाना शुरू कर दिया ना इन लोगों ने। आम जनमानस के दिमाग में क्या बात जाएगी कि यार ओपिनियन पोल दिखा रहे थे 75 सीटें आ रही हैं, तो इसका मतलब तो वाकई जीत जाएगी, इसका मतलब तो जीत ही रही है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी होपलेस हो जाते हैं कि यार जीत तो बीजेपी रही है, हम कांग्रेस को वोट देके क्या करेंगे, मेरे अकेले कांग्रेस को वोट देने से क्या हो जाएगा। तो या तो मैं कांग्रेस को वोट ही नहीं देता, या मैं वोट ही नहीं देने जाता, कि जीत तो रही है सामने वाला। तो लोगों का माइंडसेट तो ऐसे ही करा जाता है, नैरेटिव बना दिया जाता है कि नहीं, ये तो जीत ही रहा है, तुम कहाँ खामा खा अपना वोट खराब कर रहे हो। अभी से उन्होंने 75 सीटें उनके हाथ में दे दी। आपने पिछले विधानसभा चुनाव देखे थे, अखिलेश यादव जी ने 135 सीटें जीती, और करीब 75 सीटों पे वो 500 से लेकर 5000, 7000, 7500 वोटों से ही आ रहे सिर्फ वो। बहुत जगह कलेक्टर्स ने हेराफेरी करी, बहुत जगह उन्होंने धांधली की शिकायत करी, सब कुछ करा, लेकिन सीधी सी बात है कि डंडेदारी सरकार है, डंडा फटकार देती है और वो लोगों को चुप बैठना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ पे मंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट चल रहा है, उसके ऊपर रेप केस चल रहा है, उसके ऊपर 2-2 मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, और पुणे की कोर्ट ने उसको भगोड़ा साबित कर रखा है। भगोड़ा साबित होने का मतलब है कि इसे ढूंढ के लाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, और वो सबके सामने खुलेआम मंत्री पद की शपथ ले रहा है। तो कानून का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। सत्ता पक्ष देख लीजिए आप सामने सबके। तो अगर वो ऐसे में सीना ठोक के दावा करने, तो जाहिर बात करने 19 लाख ईवीएम प्रोडक्शन के बाद से आज तक गायब हैं। उनके ऊपर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है 19 लाख ईवीएम कहाँ है, वो जवाब ही नहीं देता। 18 पार्टियों के सांसद मिलकर बार बार इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग रहे हैं कि हमें ईवीएम के मुद्दे पर बात करनी है। उनको इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा। ऊपर से इलेक्शन कमीशन को जोर दे के इन्होंने अध्यादेश ला के भी ताज़ा, जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी में से हटा दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को नहीं चुन सकता। और इलेक्शन कमीशन के जितने भी कमिश्नर हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा दे दिया गया है कि आज अगर उनके फैसले गलत साबित हुए तो कल को उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन मनमानी ही करेगा, और क्या करेगा। उन्होंने अपने हलफनामे में छुपाया, कैलाश विजयवर्गीय ने जो अपना हलफनामा दाखिल करा था, रेप केस भी छुपाया, और 2 केस जो उनके ऊपर मानहानि के और जो भगोड़ा उनको साबित कर चुके हैं, वो तीनों चीज़ें वो छुपा गए। इलेक्शन कमीशन में शिकायत पहुंची हुई है, एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका सीधा मतलब है
तानाशाही चल रही है। पे उठ रहा है ईवीएम पे अगर हैक हो जाता है तो तमाम वो राज्य जो कांग्रेस जीत रही है, दूसरी पार्टियां जीत रही है, वो कैसे जीत रही है? अगर ईवीएम का पूरा चिट्ठा इसके पास है बीजेपी की, तो उन राज्यों में भी वो हैक कर सकती है, तो उन राज्यों में क्यों छोड़ देगी बीजेपी? हाँ, मैंने आपको बताया इस मसले में अभी कुछ दिन 15-20 दिन पहले मैंने इस बारे में बात करी थी। जिस राज्यों में चुनाव हुए हैं और पोलिंग डेट से और काउंटिंग डेट में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर का अंतर रहा है, वहाँ हर जगह बीजेपी जीती है। जिसमें 2 या 3 दिन के अंदर ही काउंटिंग हो गई है, वहाँ बीजेपी हार गई है। तेलंगाना में मई में चुनाव हुए, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव हुए थे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, बीजेपी हार गई। पिछले साल कर्नाटका में चुनाव हुए 10 मई को, 13 मई को रिजल्ट आ गया था, बीजेपी हार गई। दिल्ली में चुनाव हुए थे जनवरी में हुए थे, हाँ 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, बीजेपी हार गई। एमसीडी के चुनाव हुए 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, एमसीडी बीजेपी हार गई। जहाँ जहाँ इनको टाइम नहीं मिलता वहाँ ये चुनाव हार जाते हैं। जहाँ इन्हें 15-20 दिन, महीने भर का टाइम मिल जाता है, वहीं इनका खेला हो जाता है, वहीं ये लोग जीत जाते हैं। बाकायदा आप ही के चैनल पे भी दिया था मैंने, उनको पूरे सबूत दिखाए थे, हर चीज़ का कच्चा चिट्ठा दिखाया था कि कहाँ का किस किस का फ़र्क है। और सारा का सारा जो एक एल्गोरिदम सेट है वोटिंग का, अगर कांग्रेस को 50,000 वोट मिल रहे हैं तो बीजेपी वाले को 55 मिल रहे हैं। अगर उसको 60 मिल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस को, तो उसको 66 मिल रहे हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 का रेशो हर जगह कंटिन्यू चल रहा है कि अगर उसको 10 वोट मिल रहे हैं कांग्रेसी को, तो बीजेपी वाले को 11 वोट मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये इनका खेला चल रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है और मुहिम आगे ही जाएगी। बिहार के लिए भी पूछा जा रहा है कि बिहार वाले ईवीएम बीजेपी हैक क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि बिहार तो लोकसभा में अहम भूमिका निभाता है, अच्छी खासी सीटें आती है, तो बिहार में क्यों चला जाता है बीजेपी? उसकी अपनी सरकार आ ही नहीं पाती है। बिल्कुल आपने जायज़ सवाल करा। एक चीज़ होती है, प्रोफेशनल जुआरी होता है, जब वो सामने वाले को बैठाता है जुआ खेलने के लिए, तो 2 या 3 बाजी जरूर वो जिताएगा। अदरवाइज सामने वाला उठ के चला जाएगा, यार मैं तो हारे जा रहा हूँ। इनका मोटो यही है। दिल्ली इन्होंने दे दी, दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते थे, दिल्ली को अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके पलट दिया सारा का सारा खेल। आज दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री के या 6 के 6 जो और मंत्री हैं, उनमें किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक क्लर्क को भी सस्पेंड कर सकें। कुछ नहीं है, वो नाम मात्र के मंत्री हैं। उनके पास किसी ऑफिसर की CR लिखने का अधिकार नहीं है, किसी ऑफिसर की कैरेक्टर रिपोर्ट बनाने का अधिकार नहीं है उनके पास। उनको पंगु बना रखा है, वो नाम मात्र के पपेट हैं सिर्फ वो। तो यही काम वो हर जगह करते हैं। अगर एक आध राज्य छोड़ देते हैं, ठीक है जी, ताकि शक ना उठे। बड़ा पुराना उदाहरण है महाभारत काल का, जब धृतराष्ट्र के टाइम में जुआ खेलने के लिए बुलाया था कौरवों ने, तो उनकी तरफ से शकुनी ने जुआ खेला था। शुरू की बाजियां जो है वो युधिष्ठिर और उनको सबको जिता दी धीरे-धीरे। 2-4 बाजियां जीतने के बाद उनके बाद पैसे फेंकने करे शकुनी ने शुरू, और शकुनी ने पैसे फेंकने शुरू करे, वो जीतता चला गया, क्योंकि वो पक्का उस्ताद था। लास्ट एंड फाइनल उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, अज्ञातवास में भेज दिया, कारावास उसमें वनवास में भेज दिया, सबने देखा। तो जुआरी की खासियत होती है कि जब तक वो 2-4 बाजी सामने वाले को नहीं जिताएगा, तो आप उसके साथ जुआ नहीं खेलोगे। और ये इस तरह की बड़ी छोटी सी बात है, आपने देखे होंगे सड़कों में मदारी बैठे रहते हैं, आओ भाई साहब आवाज़ लगाओ। एक बंदा आएगा, उसने पैसे रखे, 10 रुपये रखे, फट से उसका नंबर निकल आएगा, उसे 100 रुपये मिल के वो खुश होता हुआ चला जाएगा। दूसरों के दिमाग में आएगी, अरे यार हाँ यार जीत सकते हैं, हम भी लगाते हैं। उसके बाद वो सब घुसते चले जाएंगे, और यही हमेशा काम होता है। लेकिन जनता भी खुश है, मोदी से कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तुम कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। जनता नारे लगा रही है। ये जनता कौन सी है? यही आसपास कई सारे ये वही 40% की जनता है जो बीजेपी का कोर वोटर सेट हो चुका है। हाँ। बीजेपी का लगभग एवरेज 40% कोर वोटर है, वो सेट हो चुका है। उसने हमेशा यही नारे लगाने हैं। उस बीजेपी के वोटर को ये नहीं दिखेगा कि मणिपुर में बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। लीजिए सवाल आ गया, पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, बता देंगे। जुए का आपको एग्जाम्पल दिया ना, देखिए ये जुआरी होते हैं ना, जुआरी ये खेले हुए हैं, इनको सारा मालूम है। इनसे ये पूछिए, सवाल उठा रहे। सुनिए, ये खेले हुए हैं, इनको पता है कि कैसे हार जीत होती है। मैं ये कहता हूँ, पहले तो ईवीएम वाले सुप्रीम कोर्ट की हार के आए हुए हैं, ठीक है। सुनिए, और ये बताइए इंदिरा गांधी इलेक्शन कैसे जीती थी जब इमरजेंसी लगाई थी? वो हारी थी, वो हार गई थी। हाँ, तो कोर्ट से हारी। कोर्ट ने कहा था ना कि वो हेरा फेरी करिए, इंदिरा गांधी ने कहा था, जब इसको निकाल दिया गया कि हार। सवाल बीजेपी सरकार पर हो रही है, आप बताइए। अरे ये कांग्रेसियों की शुरू से आदत है हेरा फेरी करने की। इंदिरा गांधी आराम से पढ़ के सो जाऊंगा, ठीक है जी, हो गया काम मेरा, तो मैं तो जीता पड़ा हूँ। उसके बाद पता चलता है कि वो इधर का इधर हो गया, बस। परेशान है, पहले से जीते पड़े हैं, तो वोटिंग किस उस पे हो रही है? बता तो दिया आपको, ईवीएम का सारा खेल है। कितनी बार मैं ईवीएम पे ठिकरा फोड़ूं? अगर सब कुछ सही है, सब कुछ पक्षों को चैलेंज किया जा रहा है इस चीज को लेके, चैलेंज करा जा रहा है सार। अरे तो दे तो सही, वो टाइम तो दे। हरि प्रसाद है, बात ये है कि विपक्ष, इंजीनियर, 1 मिनट में इनकी बात का जवाब दे दूं। हाँ, कर्नाटका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरि प्रसाद हैं,
पिछले 4 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं। मैं ईवीएम आता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे ईवीएम में हेराफेरी होती है। उनको आज तक टाइम नहीं दिया गया। क्यों नहीं दे रहे भाई? तमिलनाडु में क्यों नहीं किया? जो बंदा कहता है कि मैं ईवीएम हैक करके दिखाता हूँ, उसे तो बुलाते नहीं है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सब कुछ है, उनको क्यों नहीं टाइम दे रहा इलेक्शन कमीशन? अगर तुम इतने ही पाक साफ हो, एक बार इस चीज़ का जवाब दे दो कि 19 लाख ईवीएम है कहाँ? जो कंपनी से HAL से बन के तो आ गई, लेकिन उसके बाद ना वो पोलिंग बूथ पे पहुंची, ना वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची। वो 19 लाख ईवीएम कहाँ है? अभी आज ही कल में एक वीडियो चल रहा है कि ईवीएम का सोर्स कोड जो है, सुप्रीम कोर्ट से हार के आए हुए हैं। ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं ये, समझे आप? सुप्रीम बस यही मैं बात बता रहा था कि ठीक इस है, तरह ईवीएम का आज या कल में एक वीडियो आ रहा है जिन्होंने दिखाया कि बकायदा कि किस तरह से ईवीएम में हेराफेरी होती है। उन्होंने वो वीवीपैट भी निकाल के दिखाई कि आपको वीवीपैट कौन सी दिखेगी और वास्तव में क्या निकलेगी। सीधी सी बीजेपी बात कह रही है कि आप ईवीएम इसलिए बैन करवाना चाहते हैं क्योंकि आप पुराने जमाने की तरह जिस तरीके से बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, आप वही फिर से चाह रहे हैं कि बूथ लूट लिए। बीजेपी तो पूरी तरह ताकतवर है, सत्ता में है, आपके पास सारी सिक्योरिटी है, सारी सिक्योरिटी है आपके पास, सारे CISF और जो अर्धसैनिक बल है सारे आपके अंडर में। निष्पक्ष चुनाव कराना आपके हाथ में है, लाखों की तादाद में आपके पास कर्मी है, करा दो, बैलेट पेपर से करा दो। कैसे लूट लोगे फिर? अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी भी वीक है। सिक्योरिटी तो ईवीएम में भी लगती है ना, तो वही सिक्योरिटी उस पे बूथ पे भी लगेगी। दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको डर नहीं है कि ईवीएम में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, तो आप करा लो। पाक साफ हो तो आप करा लो ना बैलेट पेपर से चुनाव, कर दो सबका मुंह बंद, कर दो सबका मुंह बंद, ठीक है, बात खत्म। बस तो अभी एक बड़ा सवाल जो विपक्ष को घेरे में कटघरे में ला रही है कि विपक्ष अगर कमजोर ना होती तो सत्ता बेलगाम ना होती। विपक्ष जितना मजबूत होता है उतना ही डरा हुआ सत्ता पक्ष होता है। तो अगर सत्ता बेलगाम है तो विपक्ष की कमजोरी है, विपक्ष की गलती है। विपक्ष की कोई गलती नहीं, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन आवाज उठाने वाले जो लोग हैं उनकी आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र के उसमें अभी आपने 143 सांसदों का सस्पेंशन कभी देखा आज तक के इतिहास में? जो लोग आवाज उठा रहे थे सारे 143 सांसद सस्पेंड कर दिए, तो और कैसे आवाज उठा? अरे तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की आप बात कर रहे हो, यहाँ तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री होती थी। भगवंत मान लगातार आपके कपिल शर्मा शो में करते थे, पगड़ी नीली पहनू के सफेद, उन्होंने तो कभी आपत्ति नहीं उठाई। सबके करते हैं, दुनिया करती है, उसमें क्या मिमिक्री हो गई, क्या आफत पड़ गई? भैया खुले दिल के बनो। नेहरू जी को जब सत्ता मिली थी उसके बाद उनके आ जाके संसद में कॉलर पकड़ लिया था लेडी ने कि तुझे तो प्रधानमंत्री पद मिल गया, मुझे क्या मिला कि आपको मेरा कॉलर पकड़ने की आजादी मिली। तो सवाल है ना, जहाँ संसद भवन में जनता की बात रखी जाती थी वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। तो जनता की बात वो रख रहे थे, जब उन्हें बाहर निकाल दिया तो कुछ तो करेंगे। क्या कर दिया? अगर मिमिक्री हो गई तो कौन सी आफत पड़ गई? उपराष्ट्रपति तो क्या हो गया? उपराष्ट्रपति ने करा क्या? उपराष्ट्रपति लगातार कंधे झुका के लगे हुए मोदी जी के सामने। उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से मोदी जी से ऊपर का नंबर होता है, वो उनके पैरों में झुक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल खत्म नहीं हो रहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उपराष्ट्रपति के खुद का कोई वजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, रीढ़ विहीन है, रीढ़ विहीन आदमी है। जब वो वहाँ बंगाल में धनकर थे, जब उपराज्यपाल बने हुए थे, तब वो लगातार ममता बनर्जी के अगेंस्ट जाते थे। उपराज्यपाल पद संवैधानिक होता है भाई, मर्यादा रखो उसकी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो कह रहे हैं पिछले युग में तो गांधी जी युग पुरुष थे, इस युग के महापुरुष मोदी जी हैं। जब आप उपराष्ट्रपति हो तो आप दोनों के पैरेलल हो, आप पक्ष के भी और विपक्ष के भी, उनके ऊपर बैठे हो, तो आपको दोनों को बराबर नजर से देखना पड़ेगा। आप किसी एक की दे रहे होंगे पर्सनल विचार। तो उस वक्त वो उपराष्ट्रपति नहीं थे क्या? वो जब वो पर्सनल विचार दे रहे थे तो उपराष्ट्रपति अपना पर्सनल लाइफ क्यों देंगे? जब उन्हें पता है कि मेरी आवाज दूर तक जाएगी तो उनको कोई पर्सनल अधिकार नहीं होता। जो आदमी सार्वजनिक जीवन में आ गया उसकी पर्सनल जिंदगी नहीं है ये कि वो इस तरह से किसी भी एक आदमी की तारीफें करें। आप विपक्षी भी तारीफ कर सकते हो, फिर आपने पलट के क्यों नहीं कहा जी खड़गे साहब बहुत बढ़िया इंसान है, या राहुल गांधी जी बहुत अच्छे इंसान है? आपने लगातार उनकी बुराइयां क्यों करी? उल्टा राहुल गांधी कटघरे में आ गए थे कि उन्होंने वीडियो क्यों बनाई? जो एक बड़ा नेता है, जो पीएम का कैंडिडेट माना जाता है, वो मिमिक्री कर रहा है उपराष्ट्रपति की, जहाँ बेइज्जती हो रही है। नहीं, वो वीडियो बना रहा है, मिमिक्री वो वीडियो बना रहा है। इस हिसाब से तो हमारे देश की लाखों करोड़ों जनता कटघरे में खड़ी होती है। अब यहाँ पे मैं बातचीत कर रहे हैं और दुनिया वीडियो बना रही है, सड़क पे चलते हुए रोड एक्सीडेंट। आपत्ति जताई कि मुझे अच्छा नहीं लगा, आप अपमान कर रहे हो मेरा। ये किस बात का अपमान हो गया? सड़क पे दुनिया जा रही होती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सहायता करने के बदले वीडियो बना रहे होते हैं। आपने देखा है? तो ये तो सबका अपमान हो गया। तो मुस्कुरा के मजे ले रहे थे ना, उसके मुस्कुरा के वीडियो बनाना मतलब मजे ले रहे हैं। दिक्कत क्या है भैया? खुले दिल के बनो। क्या दिक्कत है इसमें? क्या परेशानी हो गई? उपराष्ट्रपति जी गलत कह रहे थे सदन में। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जी अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अगर ये बात करें तो फिर बात समझ में आती है ना। उपराष्ट्रपति जी ने अपनी गरिमा खुद गिरा रखी है। तो हर तरह से लोग आज से पहले महामहिम होता था, महामहिम का नाम लिया जाता था, आज उनकी क्या हैसियत हो गई? मोदी जी युग पुरुष हैं, एक युग पुरुष गांधी जी, एक युग पुरुष मोदी जी। अरे कहाँ गांधी जी और कहाँ यार मोदी जी? कोई मुकाबला है दोनों का आपस में कहीं से दूर दूर तक?
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।